चाइना के एससीओ समिट में इंडिया ने पाकिस्तान और टेररिज्म के ऊपर क्या कड़ा संदेश दिया, कैसे रूस सीक्रेटली नाटो को टारगेट कर रहा है और चाइना को एससीओ समिट से कौन सा सबसे बड़ा फायदा हो रहा है, यूक्रेन यूरोपियन कंट्रीज के सपोर्ट से रूस के अंदर कौन सा अटैक करने का धमकी दे रहा है। काफी सारे इंपॉर्टेंट अपडेट आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम मीडिया के न्यूज चैनल के ऊपर भी देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं भारत के ऊपर। रिसेंटली टिएनजिन एससीओ समिट के ओपनिंग एड्रेस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक दमदार संदेश दिया है। उन्होंने कहा, नो कंट्री कैन कंसिडर इटसेल्फ सेफ फ्रॉम टेररिज्म और डबल स्टैंडर्ड्स अब बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं होगा। इसी वक्त पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी हॉल में बैठे थे। मोदी ने क्लियर कर दिया कि खुलेआम आतंकवाद को सपोर्ट करने वाले देशों को अब दुनिया और नहीं झेलेगी। डिक्लेरेशन में एससीओ ने कहा कि परपेट्रेटर्स और उनके स्पॉन्सर्स को जस्टिस के कटघरे में लाया जाना चाहिए। ये डेवलपमेंट भारत के लिए एक बड़ी डिप्लोमेटिक जीत है। एससीओ के प्लेटफॉर्म पर पहली बार इतनी मजबूत और यूनाइटेड आवाज उठी जिसमें क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को डायरेक्टली टारगेट किया गया है। ये पाकिस्तान के लिए एक डिप्लोमेटिक सेटबैक है क्योंकि अब रीजनल ग्रुपिंग के सामने उसकी पॉलिसी एक्सपोज हो गई है। ये पहली बार नहीं है जब एससीओ में टेररिज्म इश्यू रेज हुआ हो, लेकिन पहले अक्सर स्टेटमेंट्स डिल्यूटेड होते थे। इस बार सिचुएशन बिल्कुल वैसे ही सीरियस हो गई जैसे 2008 मुंबई अटैक्स के बाद ग्लोबल आउटरीच हुआ था। लेकिन अब फर्क ये है कि अभी भारत खुद एक इमर्जिंग पावर के रूप में अपना स्टांस डिक्टेट कर रहा है। इस डिसीजन का हिडन इम्पैक्ट ये है कि अब चाइना और रूस जैसे देश भी टेररिज्म के इश्यू पर भारत के नैरेटिव को ओपनली सपोर्ट कर रहे हैं। ये एक साइलेंट शिफ्ट है जिससे पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक स्पेस और श्रिंक होगी। इसके अलावा टीआरएफ का नाम यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रिपोर्ट में डायरेक्टली मेंशन हुआ, जो पाकिस्तान के लिए और भी एक एम्बैरेसमेंट है। आने वाले दिनों में इस डिक्लेरेशन का यूज भारत यूएन और दूसरे फोरम्स पर करेगा जहां क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पर और स्ट्रॉन्ग ग्लोबल एक्शन पुश किया जाएगा। अगर एससीओ कंट्रीज काउंटर टेरर ऑपरेशन और इंटेलिजेंस शेयरिंग में सक्रिय रूप से सहयोग करते हैं तो इस रीजन का सिक्योरिटी इक्वेशन बदल सकता है। इसके अगले ही फेज में G20 और BRICS जैसी मीटिंग्स होने वाली हैं, जहां भारत अपना स्टैंस और तेज करेगा। एससीओ समिट ने ग्राउंड प्रिपेयर कर दिया है। अगला बिग कन्फ्रंटेशन डिप्लोमेटिक फ्रंट पर और भी ज्यादा इंटेंस होगा। पहलगाम हमले पर एससीओ की यूनाइटेड कॉन्डेमनेशन सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं बल्कि एक नया जियोपॉलिटिकल इक्वेशन क्रिएट कर रही है। अब देखना ये होगा कि आने वाले महीनों में भारत अपने इस मोमेंटम को कहां तक ले जाता है। और इसीलिए अगर आप नेक्स्ट बड़े डिप्लोमेटिक धमाके को मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। नेक्स्ट अपडेट आ रही है रूस के ऊपर। एससीओ समिट में पुतिन ने अपने स्टेटमेंट में क्लियर कहा, रूट कॉजेज ऑफ द क्राइसिस को एड्रेस करना होगा, अ फेयर बैलेंस इन द सिक्योरिटी स्फीयर रिस्टोर करना होगा। इसके साथ ही उन्होंने रिवील किया कि उनकी यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ अलास्का में हुई बैठक में कुछ अंडरस्टैंडिंग्स बनी हैं जो पीस के रास्ते खोल सकती हैं। पुतिन ने सी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी को भी बताया कि चाइना और भारत के मीडिएशन एफर्ट्स को रूस सीरियसली कंसिडर कर रहा है। ये एक बड़ी जियोपॉलिटिकल पोजीशनिंग है जिसमें रूस अपने इन्वेजन को जस्टिफाई कर रहा है नाटो एक्सपेंशन के खतरे के नाम पर। इसके साथ ही पुतिन भारत और चाइना को दिखाना चाहते हैं कि उनका नैरेटिव सिर्फ एक वॉर जस्टिफिकेशन नहीं बल्कि एक सिक्योरिटी डिमांड है। भारत और चाइना दोनों रूस के सबसे बड़े क्रूड ऑयल इंपोर्टर्स बन गए हैं और ये डिपेंडेंसी मॉस्को को एक डिप्लोमेटिक लेवरेज देती है। ये डिबेट हमेशा से चली आई है। 2008 बुकारेस्ट समिट में नाटो ने डिक्लेयर किया था कि यूक्रेन और जॉर्जिया फ्यूचर मेंबर्स बनेंगे। ये वही ट्रिगर पॉइंट्स थे जो आज के क्राइसिस को फ्यूल करते रहे। आज सिचुएशन वैसे ही सेंसिटिव है जैसे कोल्ड वॉर के दिनों में क्यूबा मिसाइल क्राइसिस के दौरान थी, जब एक सुपर पावर के सिक्योरिटी रेड लाइंस क्रॉस करने पर पूरे ग्लोबल पीस को खतरा हो गया था। देखो, इन स्टेटमेंट्स का हिडन इम्पैक्ट ये है कि पुतिन डायरेक्टली ट्रंप के साथ पीस टॉक्स का नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं जो वेस्ट के अंदर डिविजन्स को डीपन करेगा। साथ ही रूस, चाइना और भारत के बीच एक ट्राइलेटरल इक्वेशन इमर्ज हो रही है जिसमें वेस्ट के सैंक्शंस और नाटो प्रेशर को काउंटर बैलेंस करने की कोशिश होगी। आने वाले हफ्ते में अगर नाटो एनलार्जमेंट पर रिटन एश्योरेंसेस या पार्शियल सैंक्शंस रिलीफ का डिस्कशन होता है तो यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट का नेगोशिएशन ट्रैक फास्ट हो सकता है। लेकिन अगर वेस्ट ने इस डिमांड को आउटराइट रिजेक्ट किया तो रूस और अग्रेसिव मिलिट्री एक्शंस कंटिन्यू करेगा। इस सब के बीच अगला मेजर फ्लैश पॉइंट होगा यूरोप रूस डिप्लोमेसी, जहां नाटो की मेंबरशिप इश्यू को लेकर गर्मागर्मी बढ़नी तय है। साथ ही एससीओ और BRICS के मंच पर भी पुतिन इसको ग्लोबलाइज करने की कोशिश करेंगे। अगला अपडेट आ रहा है रूस यूक्रेन वॉर के ऊपर। एससीओ के फोरम पर पुतिन ने एक बार फिर वर्ल्ड लीडर्स के सामने ये क्लेम रखा। उन्होंने कहा कि नाटो के एक्सपेंशन ने रूस की रेड लाइंस को इग्नोर किया गया और यूक्रेन को एक प्रॉक्सी बैटलफील्ड बना दिया गया है। इस स्पीच का टाइमिंग इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी अभी उनकी सी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी के साथ क्लोज डोर मीटिंग्स हुई हैं जिसमें पीस
पीस फॉर्मूला डिस्कस हुआ था। ये नैरेटिव रूस के लिए डबल पर्पस सर्व करता है। एक तरफ वो वेस्ट को पब्लिकली ब्लेम करके अपने एक्शंस जस्टिफाई करते हैं, दूसरी तरफ वो SCO जैसे फोरम्स पर एशिया के रीजनल पावर्स को कन्विंस करना चाहते हैं कि रूस एक एग्रेसर नहीं बल्कि एक विक्टिम है। इस तरह से रूस अपने नैरेटिव को मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर के फ्रेमवर्क में अलाइन करने की कोशिश कर रहा है। कोल्ड वॉर के दौरान भी ऐसा ही नैरेटिव होता था। जब अमेरिका ने नाटो एक्सपैंड किया और रूस ने वॉरसॉ पैक्ट के जरिए काउंटर बनाया, तब दोनों अपने एक्शंस को सेल्फ डिफेंस के नाम पर जस्टिफाई करते रहे। आज भी पुतिन वही पैटर्न रिपीट कर रहे हैं, ब्लेम शिफ्टिंग और सिक्योरिटी कंसर्न का कार्ड। इसका हिडन इंपैक्ट ये है कि रूस अपने इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक आइसोलेशन को SCO और BRICS जैसी अलायंसेस के जरिए डिल्यूट करना चाह रहा है। अगर उनका नैरेटिव एशिया के लीडर्स एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वेस्ट के सैंक्शंस और मिलिट्री प्रेशर का इफेक्ट कम हो सकता है। ये एक सॉफ्ट पावर बैटल है जो स्पीचेस और समिट्स के जरिए लड़ी जा रही है। फ्यूचर में इस स्पीच का एको ग्लोबल डिप्लोमेसी में सुनाई देगा। अगर SCO और BRICS के मेंबर स्टेट्स रूस के नैरेटिव को ओपनली एंडोर्स करते हैं तो वेस्ट का रूस आइसोलेटेड है वाला क्लेम वीक पड़ जाएगा। लेकिन अगर भारत और चाइना न्यूट्रल स्टैंस मेंटेन करते हैं तो मॉस्को का प्लान पार्शियली फेल भी हो सकता है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है चाइना के ऊपर। SCO समिट में शी जिनपिंग ने स्पेसिफिकली एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को एम्फसाइज किया कि SCO को एक सिक्योरिटी शील्ड के तौर पर डेवलप करना होगा। उनका कहना था कि अगर एशिया के नेशंस एकजुट होते हैं तो कोई एक्सटर्नल पावर रीजन के पीस को डिक्टेट नहीं कर पाएगी। ये एक सबटिल रेफरेंस था वेस्ट के इन्फ्लुएंस और US के इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी के अगेंस्ट। स्ट्रेटेजिकली देखा जाए तो शी जिनपिंग का ये कॉल चाइना के लिए डबल एडवांटेज क्रिएट करता है। एक तरफ उनके प्रोजेक्ट सेफ रहेंगे, दूसरी तरफ वो रूस के साथ मिलकर एशिया में एक मल्टीपोलर सिक्योरिटी ऑर्डर को स्ट्रेंथन करेंगे। ये भारत के लिए भी एक चैलेंज है क्योंकि भारत SCO का मेजर मेंबर होने के बावजूद वेस्ट के साथ स्ट्रेटेजिक टाइज मेंटेन करता है। अगर हम हिस्ट्री में देखें तो जब नाटो ने अपना कलेक्टिव डिफेंस मैकेनिज्म बनाया था तब यूरोप के छोटे नेशंस को एक सिक्योरिटी अम्ब्रेला मिल गया था। सी का स्टेटमेंट कुछ वैसा ही है, लेकिन डिफरेंस ये है कि SCO ऑफिशियली मिलिट्री अलायंस नहीं है, फिर भी वो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर बिल्ड करने की डायरेक्शन में बढ़ रहा है। इसका हिडन इंपैक्ट ये है कि चाइना चाहता है कि SCO ग्रेजुअली एक एंटी वेस्ट ब्लॉक बन जाए। अगर SCO की सिक्योरिटी कोऑपरेशन डीपन होती है तो US और यूरोपियन यूनियन के लिए एशिया में अपना इन्फ्लुएंस मेंटेन करना मुश्किल हो जाएगा। साथ ही शी जिनपिंग का ये मैसेज इनडायरेक्टली सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स को भी रियश्योर करता है कि बीजिंग उनका रिलायबल सिक्योरिटी पार्टनर बन सकता है। फ्यूचर में इस कॉल का एक बड़ा इंप्लीकेशन ये हो सकता है कि SCO एक स्ट्रक्चर्ड काउंटर टेररिज्म फोर्स क्रिएट करे जिसमें जॉइंट कमांड या इंटेलिजेंस हब एस्टैब्लिश हो। अगर ऐसा होता है तो SCO का रोल सिर्फ इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फोरम से बढ़कर एक सिक्योरिटी अलायंस बन जाएगा। अब देखना होगा कि अगले SCO डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग में इस प्रपोजल पर क्या कॉन्क्रीट स्टेप्स लिए जाते हैं। अगर एक रोड मैप फाइनल हो गया तो एशिया के सिक्योरिटी डायनामिक्स में एक नया चैप्टर लिखा जाएगा। अब और एक मेजर अपडेट सामने आ रहा है। रूस यूक्रेन वॉर एक नए और खतरनाक मोर्चे पर पहुंच चुका है। प्रेसिडेंट वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने अपने टॉप जनरल ओलेक्सांडर सिर्स्की के साथ बैठक के तुरंत बाद ये डिक्लेयर किया है कि यूक्रेन अब रूस के अंदर डीप स्ट्राइक्स लॉन्च करेगा। ये अनाउंसमेंट उन्हीं घंटों के अंदर आया जब रूस ने यूक्रेन के एनर्जी साइट्स पर अपना सबसे बड़ा ड्रोन अटैक किया जिसमें लगभग 7,000 यूक्रेनियंस बिजली से वंचित हो गए हैं। ओवरनाइट स्ट्राइक्स ने ओडेसा रीजन के 4 मेजर एनर्जी फैसिलिटीज को हिट किया। प्राइवेट एनर्जी कंपनी DTEK ने कंफर्म किया कि सिर्फ ओडेसा में 29,000 लोगों की इलेक्ट्रिसिटी चली गई। पोर्ट सिटी चोर्नोमोर्स्क सबसे ज्यादा डैमेज हुआ है जहां एक व्यक्ति इंजर्ड भी हुआ है। गवर्नर ओले किपर ने कहा कि क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अब सिर्फ जनरेटर्स पर चल रहा है। इसके पैरेलल यूक्रेनियन मिलिट्री ने क्लेम किया कि रूस ने कुल 142 ड्रोन्स भेजे जिसमें से 132 डाउन कर दिए गए। दूसरी तरफ रूस ने अपना प्रोपेगेंडा बिल्ड करते हुए कहा कि उन्होंने 56 घंटों के अंदर 100 बार यूक्रेनियन ड्रोन्स शूट डाउन किए। ये ड्रोन वॉर सिर्फ बैटलफील्ड तक सीमित नहीं है। क्रेमलिन स्पोक्सपर्सन डिमिट्री पेस्कोव ने यूरोप को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि यूरोप के आर्म्स डिलीवरीज और पॉलिसीज ने यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के पीस एफर्ट्स को फेल कर दिया है। लेकिन आयरनी ये है कि कुछ ही दिन पहले रशियन एयर स्ट्राइक ने कीव के बीच में यूरोपियन यूनियन के डिप्लोमेटिक ऑफिसेस को टारगेट किया था जिसमें 22 लोग मारे गए थे। इस बैकड्रॉप में जर्मन चांसलर फ्रीडरिच मेयर्स ने एक खुला स्टेटमेंट दिया। मुझे अंदर से लगता है कि ये युद्ध जल्दी खत्म नहीं होगा। उन्होंने ये भी कहा कि पीस टॉक्स हो सकती हैं, लेकिन यूक्रेन की कैपिचुएशन के दाम पर नहीं। ये एक क्लियर सिग्नल है कि यूरोप अभी भी यूक्रेन के साथ लॉन्ग टर्म कॉन्फ्लिक्ट के लिए प्रिपेयर हो रहा है। उर्सुला वॉन डर लायन, यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट, ने पोलैंड विजिट करके बॉर्डर सिक्योरिटी पर एक बोल्ड स्टेटमेंट दिया। उन्होंने रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को प्रेडेटर कहा जो सिर्फ डिटेरेंस से रोका जा सकता है। साथ ही EU ने पोलैंड, लिथुएनिया, लाटविया जैसे बॉर्डर स्टेट्स के लिए एक्स्ट्रा डिफेंस फंडिंग का अनाउंसमेंट किया। इसी बीच इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर ISW जो एक US थिंक टैंक है, उसने एक्सपोज किया कि रशियन आर्मी चीफ जनरल वैलेरी गेरासिमोव के क्लेम्स
एग्जैजरेटेड हैं। जेरेसिमोव ने कहा था कि रूस ने 3,500 स्क्वायर किलोमीटर और 146 सेटलमेंट्स कैप्चर किया है, लेकिन ISW के मुताबिक एक्चुअल गेन्स लगभग 1,200 स्क्वायर किलोमीटर और 19 सेटलमेंट्स कम हैं। मतलब क्रेमलिन अपनी विक्ट्री का परसेप्शन आर्टिफिशियली इन्फ्लेट कर रहा है ताकि ग्लोबल और डोमेस्टिक लेवल पर एक जीत की तस्वीर बनाई जा सके। अब असली सवाल ये है कि यूक्रेन के प्लान्ड डीप स्ट्राइक्स किस हद तक रूस की सप्लाई चेन्स, ऑयल रिफाइनरीज और पाइपलाइंस को डिसरप्ट कर पाएंगे। अगर यूक्रेन एग्रेसिवली रूस के अंदर अटैक करता है तो मॉस्को के रिटेलिएशन स्ट्राइक्स और ज्यादा ब्रूटल हो सकते हैं। इस पूरे सिनेरियो का इम्पैक्ट सिर्फ ईस्टर्न यूरोप पर नहीं बल्कि ग्लोबल एनर्जी मार्केट्स पर भी पड़ने वाला है, क्योंकि अगर यूक्रेन रूस के ऑयल रिफाइनरीज और पाइपलाइंस को टारगेट करता है तो ग्लोबल ऑयल सप्लाई डिस्टर्ब हो सकती है, जिसका असर भारत जैसे देशों के एनर्जी इंपोर्ट्स पर भी देखने को मिलेगा। एंड वर्ल्ड की फॉरेन पॉलिसी से लेकर डिफेंस और ग्लोबल अफेयर्स तक हर अपडेट हम आपके लिए लाते हैं फैक्ट्स और क्लैरिटी के साथ। अगर आप चाहते हैं कि हमारा सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आपको लगातार मिले तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। जय हिंद, वंदे मातरम।